हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की वीडियो में। मैं आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि राजनीतिक अध्ययन से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो इससे रिलेटेड बनाई है प्लेटो के बारे में, उनके विचारधाराओं के बारे में। आज फिलहाल जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है अरस्तु। अगर मैं अरस्तु की बात करूं, आपने परसों की वीडियोस देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि अरस्तु प्लेटो के शिष्य है। तो प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं, साथ में यहाँ पे अरस्तु के शिष्य जो हम बात करें सिकंदर महान है, यानी कि इस दुनिया में जिनके आगे महान लग रहा है वो उनके गुरु है। तो उनकी अपनी एक विचारधारा है। हम अरस्तु की विचारधारा की बात करें तो उनकी विचारधारा वैज्ञानिक थी, यानी कि अगर हम करें अरस्तु की बात करें तो उन्हें वैज्ञानिक राजनीतिक संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने का पहला श्रेय उन्हीं को जाता है। अब ये वैज्ञानिक श्रेय की बात करें तो किस तरीके से उनके अंदर ये दार्शनिक से सीधा वैज्ञानिक वाली बात करें तो उनके जो माता पिता थे वो वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़े हुए थे। उनके पिता चिकित्सक थे, जो हमें इंफॉर्मेशन जितना हमारे पास है उसके हिसाब से, और उनकी माता भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विचारधारा से जुड़ी हुई थी। तो अरस्तु के अंदर भी वैज्ञानिक विचारधारा से रिलेटेड अध्ययन किया उन्होंने भी। अब हम बात करें उनकी वैज्ञानिक विचारधारा के बारे में तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इसका अध्ययन जो वो कर रहे हैं, राजनीतिक संस्थाओं का जो उन्होंने अध्ययन किया वो बेसिकली क्या है राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन का कारण, समाज में फैली बुराइयों को ढूंढना, राज्य की क्या बुराइयां हैं उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें अपने विचार दिए जा सकते हैं। उन्होंने इन चीजों पे अध्ययन किया। अब हम बात करें कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस कुछ लिया, कुछ सोचा और वही लिख दिया, नहीं। अरस्तु ने 158 राज्यों के संविधान को, 158 राजनीतिक संस्थाओं, 158 राज्यों के संविधान का एक सीरियल वाइज अध्ययन किया, और उनके अध्ययन करने के बाद पूरा उनका कर्म समझा, कैसे चल रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या है, तब जाके उन्होंने अपनी विचारधाराएं सामने रखी। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये एक वैज्ञानिक अध्ययन करता थे और उन्होंने अपने पूरे अध्ययन का माध्यम ढूंढा। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ विचारधाराएं बनाई और हम तक पहुंचा दी, नहीं, उन्होंने खुद उस चीज पे बहुत लंबी रिसर्च करी है, तब जाके हम तक वो विचारधाराएं दी है। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि उनकी विचारधाराएं अध्ययन पे बेस्ड है। तो वो जो है किससे रिलेटेड है, वैज्ञानिक विचारधारा से रिलेटेड है। अब हम आज के टॉपिक में जो चीजें सीखने वाले हैं वो है आपका, सबसे पहले अरस्तु के विचारों का वैज्ञानिक स्वरूप। मैंने क्या कहा, अरस्तु के विचारों का वैज्ञानिक स्वरूप। मैं अभी भी कह रही हूं कि उनकी विचारधारा वैज्ञानिक थी, तो वही चीज हम समझते हैं। कैसे थी मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज, हम जिस चीज की बात करें वो है कि भाई उन्होंने राज्य के बारे में इतना 158 राज्यों के वैज्ञानिक संस्थाओं का अध्ययन करके उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो क्या था, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य क्या है, राज्य का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जो अरस्तु है वो कहते हैं कि राज्य क्या है। अगर हम बात करें राज्य कैसे बना या क्या है, तो अरस्तु का कहना है, देखो एक परिवार है, आज भी यही विचारधारा है राज्य को लेके। एक परिवार है, परिवार से ग्राम बनते हैं, ग्राम से एक आपका कह सकते हो आप कि भाई वो बनता है समुदाय, समुदाय से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो एक लंबा प्रोसेस है, जैसे परिवार, परिवार से ग्राम, ग्राम से जिला आपका, इसी तरीके से फिर उसके बाद राज्य की उत्पत्ति होती है। तो ये अरस्तु ने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति इस तरीके से होती है। अब दूसरी बात, राज्य का हमने ये उत्पत्ति कैसे होती है वो तो समझ लिया, लेकिन राज्य का उद्देश्य क्या है। तो अरस्तु कहता है राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। अगर मैं बात करूं कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो बेसिकली विकास से रिलेटेड है, यानी कि अरस्तु राज्य को विकास से जोड़ता है। अरस्तु को कहता है कि भाई राज्य का अपना एक विकास कर्म होता है जो कि जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनके विकास के लिए काम करता है। राज्य मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो राज्य के बारे में आपने अरस्तु के विचार सुने। दूसरी बात, अरस्तु कहते हैं कि राज्य से, व्यक्ति से ऊपर राज्य है या ग्राम से ऊपर राज्य है, तो हर जगह पे वो राज्य को एक अपने आप में एक इंडिविजुअल संस्था मानते हैं और उनको एक विकास कर्म का पार्ट मानते हैं, और कहते हैं कि राज्य सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, विकास के लिए ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। फिर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
अरस्तु के दासता संबंधी विचार। दासता संबंधी, अब दास प्रथा, देखो ये नॉर्मल कॉमन शब्द है जो सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे। दासता मतलब, अरस्तु ने दासता मतलब गुलामी, जैसा आप कहते हो गुलामी सुना तो होगा ही। अभी यहाँ पे दासता से रिलेटेड जो उनके विचारधाराएं थी वो इस चीज को सही मानते थे। सबसे बड़ी बात, अरस्तु दासता का जो वो कॉन्सेप्ट था उस चीज को सही मानते थे। अब दासता, दास कहते किसे है, अगर मैं बात करूं अरस्तु के शब्दों में उन्होंने दास किसे कहा है, तो वो कहते हैं कोई मनुष्य प्रकृति से तो वो मनुष्य है, वो मनुष्य है, लेकिन वो किसी और के उसमें वो है, वो स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो किसी और की आज्ञा पे चलता है, उसके अपनी विचारधाराएं नहीं है, वो किसी और का एक कार्य सिद्धि का एक वो है, वस्तु के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति दास है। यानी कि जो स्वेच्छा से नहीं जी सकता है, जो किसी के अंदर रह के काम कर रहा है, जिसकी अपनी कोई वैसी विचारधारा नहीं है, जो किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कार्य सिद्धि का साधन है, उसको यहाँ पे अरस्तु ने दास कहा है। उसको एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हुए, एक वस्तु की तरह समझ के यहाँ पे अपनी विचारधारा रखिए कि वो व्यक्ति जिसको है तो मनुष्य, लेकिन जो किसी और के अंदर आता, किसी और का गुलाम है, या किसी और के माध्यम से चल रहा है, या उसका जीवन किसी और के माध्यम से चलाया जा रहा है और वो किसी और के कार्य सिद्धि के लिए काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति दास है, यानी कि उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं। ये तो अरस्तु कहते हैं दासता के लिए। अब दूसरी चीज, वो इस कॉन्सेप्ट को सही मानते हैं। यही बात मैं आपको दूसरी बात दोहरा रही हूं कि अरस्तु दास प्रथा को सही मानते हैं। अब क्यों मानते हैं, देखो वो ये कहते हैं कि जो श्रेष्ठ वर्ग है, यानी कि जो सत्ता वर्ग है, अगर जो शासक वर्ग है, अगर दास नहीं होंगे तो शासक वर्ग अपने कार्य सिद्धि, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अरस्तु मानते हैं कि उच्च वर्ग और ज्यादा ज्ञानवान जो व्यक्ति है, जो ज्यादा शक्तिवान है, ज्यादा ज्ञानवान है, जिसको शासक करने की वो है शिक्षा है, वही व्यक्ति शासन करना चाहिए, सही व्यक्ति के पास ही शासन जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि दास भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि वो देखो, अगर हम अरस्तु के विचारों की बात करें तो वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं पहली चीज जो उन्होंने कही कि अगर शासक वर्ग अपने दिनचर्या के कार्यों में लग जाएंगे, और मान लो उनके पास दास नहीं है और वो अपने दिनचर्या के कार्यों में लग जाएंगे, तो वो समाज के लिए काम कैसे करेंगे। तो वो अरस्तु मानते हैं कि कहीं ना कहीं दासता अच्छी है, क्योंकि उसकी उनकी वजह से शासक वर्ग के दिनचर्या के कार्य अच्छे से हो पाते हैं, उससे वो अपने डेली जो उनके बड़े उद्देश्य हैं उन पे ध्यान दे पाते हैं, क्योंकि जो आपके दास वर्ग है, दास और शासक वर्ग का काम को हल्का कर देता है, उससे शासक वर्ग अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा मेन कारण है, ये चीज दास के लिए भी सही है, अरस्तु कहते हैं देखो शासक वर्ग के लिए तो अच्छा है क्योंकि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पा रहे हैं उनके माध्यम से, लेकिन अगर मैं बात करूं दास वर्ग के लिए, तो अरस्तु कहता है दास वर्ग के लिए भी ये चीज अच्छी है। उसको जीवन में कोई चला रहा है, वो अगर बुद्धिमान, अगर शासक वर्ग के साथ रहेगा, चाहे वो दास बन के रहे, लेकिन वो एक अच्छे माहौल में रहेगा, अच्छे भी क्या कह सकते हैं, दास तो दास है, लेकिन वहां से कुछ न कुछ शिक्षा प्राप्त करेगा, सीखेगा, भले वो दास है लेकिन फिर भी वो शासक वर्ग के अच्छे के, बोलते ना अच्छे के संपर्क में आके अच्छा होता, बुरे के संपर्क में आके बुरा, तो वो जब शासक वर्ग के संपर्क में रहेगा तो उसके अंदर भी कुछ शासक वर्ग के गुण आएंगे, भले वो दास है लेकिन कहीं ना कहीं उसको वहां पे सीखने को मिलेगा और उसका जीवन यापन हो पाएगा। तो इस तरीके से अरस्तु ने दोनों ही पार्ट में कहा है कि भाई दासता ठीक है, चाहे वो शासक वर्ग के लिए भी अच्छी है और वो दास के लिए भी अच्छी है, क्योंकि दास को भी सीखने को मिलेगा और उसका जीवनचर्या चल पाएगा। आज के टॉपिक में हमने जो अरस्तु के बारे में बात करी, हमने पहली चीज समझी कि वो विकास को ही राज्य की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि अरस्तु विकास को ही राज्य की उत्पत्ति का कारण मानते हैं। उनके विचारधाराएं जो अरस्तु की है वो वैज्ञानिक है, वो राज्य की उत्पत्ति का अपना एक प्रॉपर वो देते हैं, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्टली कोई विचारधारा दे दी खत्म है। मैं अभी भी बता रही हूँ 158 राज्यों के राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करके तब उन्होंने अपनी विचारधाराएं रखी है। और दूसरी चीज, वो राज्य को सबसे ऊपर रखते हैं लेकिन उसका उद्देश्य विकास ही मानते हैं।
ठीक है। और इसके अलावा हमने उनके दूसरी विचारधारा के बारे में बात करी, वो है दासता से रिलेटेड। तो वो दास प्रथा या दासता को सही मानते हैं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं शासक वर्ग अपने कार्यों की सिद्धि कर पा रहा है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पा रहा है। और जो दास वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, दास वर्ग है, तो वो अपना जीवन चला पा रहा है और वो सही उसमें रह रहा है, यानी कि शासक वर्ग की छत्र छाया में रह रहा है। तो ये दो मेन टॉपिक मैंने आज आप लोगों को बता दिए कि अरस्तु की विचारधारा क्या थी, चाहे वो दासता से रिलेटेड है या राज्य से रिलेटेड है या उसके उद्देश्य क्या थे। तो आज का टॉपिक मैं यहीं खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो सही लगी तो मैं इनकी विचारधाराओं पर और भी लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।